नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम भाषा में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में बात करें पाठ 6 की, जिसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। हमने पहले वीडियो में लेखक परिचय और पाठ के बारे में कुछ जानकारी पाई है। आज हम आगे देखेंगे, पेज नंबर है जो 14। उस पर लास्ट टाइम हमने देखा कि कालिदास हिरण के बच्चे को लेकर मल्लिका के घर पे आता है। तब मल्लिका जो उबला हुआ दूध है वो बात करते हैं और उसके बाद आगे की बात हम आज देखेंगे। तो पेज नंबर 14 पे हमें देखना है, कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। ना जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलाच भरता मेरी गोद में आ गया। कुलाच का अर्थ होगा कि जैसे वो बकरी का बच्चा होता है, तो हमने देखा कि वो चौकड़ी लगा के ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दौड़ता है, उसको बोलते हैं कुलाच मारना, चौकड़ी मार के दौड़ना। तो ये इसी तरह वह जो है छलांग उछाल, वो बच्चे होते हैं बकरी के बच्चों को हमने देखा है, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसे क्रॉस में, और छलांग है कूदता हुआ वो चलता है, उसको बोलते हैं कुलाच भरना। तो कुलाच मारता हुआ कालिदास की गोद में आ गया। कालिदास कह रहे हैं ये कोमल जैसा हिरण जो है, गभरू प्राणी है, उसका कोमल जैसा मुलायम शरीर है, रूह जैसा, कि इसकी पीड़ा कैसे दूर होगी, धीरे धीरे दूर होगी। तो कालिदास को प्राणी वो है जो हिरण का बच्चा, उससे कह रहे कि हम जल्दी स्वस्थ हो गए, कि तुम धीरज रखो, कि न जाने इसके कोमल शरीर पर कहाँ से आके क्या वो जो है निर्दयी, उसने बाण कैसे छोड़ा, उसकी कैसे मन हुआ तो उसने उसके ऊपर बाण छोड़ा। और कुलाच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारी माँ की जैसी आंखें और उसके जैसा ही प्रेम तुझे मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है, मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। तो जो हिरण का बच्चा है उसको बात कर रहा है। यहाँ पे जो मल्लिका का भी प्राणी के प्रति प्रेम है उसको भी उजागर किया गया है। कालिदास का कहना है कि भले तुम्हारी माँ नहीं हिरण के बच्चे को कहा, लेकिन वहाँ ऐसे है कि मैं उसके घर ले जा रहा हूँ जहाँ तो तुम्हें स्नेह करेगी और ऐसे प्यार भरी आंखों से तुझे देखेगी। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है कि माँ आज मेरी रुष्ट है, कि रुष्ट हो गई है माँ मेरी आज, वह नाराज है। उसे अनुमान हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जंगल में वन में घूमने गई थी, उसके लिए मैं भीग कर आई हूँ। और उन्हें अपवाद यानी अपवाद है तो बात कर रही है कि माँ को अपवाद यानी निंदा, कि कोई बात करता है मेरे बारे में गलत सलत, तो उससे माँ को बहुत पीड़ा होती है, चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो, कि जो दूध का बर्तन है मुझे दे दो, कालिदास ने कहा, और आप कि तुम इस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। अब मल्लिका की बाहों में हिरण का बच्चा है, कालिदास के हाथ में दूध का बर्तन है, भाजन यानी बर्तन है। तो मल्लिका है जो हिरण का बच्चे का मुंह है उसको बर्तन के करीब ले जाती है, लेकिन हिरण का बच्चा मुंह बर्तन से दूर कर लेता है। तब कालिदास कहता है कि हम दूध नहीं पिएंगे, प्रश्न कर रहा है बच्चे से कि नहीं, हम ऐसी हट नहीं करेंगे, जीत नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल डोहरी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। तो जब जो दंतुल आता है, ड्योढ़ी यानी द्वार, दहली, जिसे हम गुजराती में उमरो पण कहीए છીએ, कि આપણે જૂના જમાનાનું ઘર જોઈએ તો અંદર પ્રવેશ કરે ત્યાં આમ ઊંચી ઓટલી જેવું બનાવેલું હોય ઘરની અંદર, કે જેનાથી કોઈ જીવજંતુ કે સાપ કહેવાય એ અંદર આવી ના શકે, એટલા માટે એને રોકવા માટે બધા, પછી એના પર બારણું હોય, ઊંચું હોય એના પર બારણું, ને ड्योढ़ी કહેવાય हिंदी में, और दहली भी कहा जाता है, और गुजराती में उमरा भी कहा जाता है। तो कि इस तरह से वहाँ आया है, वो मुख्य द्वार के आगे वो दहली बनी हुई है, दहली, वहाँ पे रुका है दंतुल, और वहाँ से देख रहा है कि कालिदास और जो मल्लिका है वो हिरण का बच्चा है उनके हाथ में, और कालिदास उसी वक्त हिरण के बच्चे का मुंह पकड़ कर उसको खोल के मुंह से डायरेक्ट भाजन में दूध है वो डाल के
पिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उसके निकट आता है। दंतुल दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। दंतुल शिकारी इंसान है, वो राजपुरुष है, राज्य का कर्मचारी है, सैनिक है, कि आपके कालिदास के निकट आ जाता है वो तुरंत ही रजा लिए बिना, और कहता है कि कालिदास को पहचानता नहीं दंतुल के कालिदास है, और तुरंत कहता है कि आप इस हिरण के बच्चे को दूध पिलाकर उसका मांस कि जो है मीट, क्योंकि आप उसका मांस और भी कि कोमल करना चाहते हो दूध पिलाकर। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है, तो मल्लिका और कालिदास चौंक कर, ये अचानक आ जाता है तो चौंक कर यानी आश्चर्य में पड़कर दोनों देखते हैं, और तुरंत मल्लिका हिरण के बच्चे को लेकर दूर खींच जाती है उससे, दंतुल से, और तुरंत कालिदास है वो जो बर्तन है दूध का उसको आसन पर एक जो है टेबल उस पर वो रख देता है कालिदास। जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, वहाँ तक मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, हम दोनों अपरिचित हैं। तो और तुम्हें अनजान हो कि तुम अपरिचित हो और इस घर में तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई, साहस हिम्मत कैसे हुई? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर, एक बार दंतुल मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की तरफ देखता है। दंतुल कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था, हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, ये पुरुष, ये मानव, ये इंसान, कि तुम मेरे बाण से घायल, आहत यानी घायल हुआ, हिरण के बच्चे को तुम इस तरह से उठा के ले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई, संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। ये तो अच्छी बात है कि मैं जो तुम वहां से उठा के लाए हिरण के बच्चे को, घायल है हिरण का बच्चा, उसके जो घाव उसमें से रक्त के बूंदे, खून के बूंदे वहां गिर रही है, और उसके अनुमान से मैं यहाँ तक कि तुम्हारे यहाँ घर तक मैं आ गया, वरना इस घने बादलों में बारिश के मौसम में मुझे तुम्हारा अनुसरण यानी पीछे चलना, अनुसरण यानी तुम्हारा पीछा करना मुझे मुश्किल हो जाता। कालिदास देख रहा हो कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, कि मैं देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, क्योंकि हमारा जो भारत देश है प्राचीन समय से ही अपने वेशभूषा, खान पान, बोली, रीत भात से अलग सभी लोग पहचाने जाते हैं। हम गुजरात में भी रहते हैं तो वहाँ हम देखेंगे, अगर सौराष्ट्र है, कच्छ है, मध्य गुजरात है, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, अलग अलग बोली देखने को मिलती है। आप उनके रहने करने और जो वेशभूषा से उससे पहचान लेते कि इंसान यहाँ का, और पहले के समय में तो जल्दी पहचाना जाता था। ठीक है, तुम्हारी वेशभूषा कि तुम्हारा पोशाक से ही मालूम नहीं था कि तुम इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के निवासी हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, वो कटाक्ष में हंसता है दंतुल। दंतुल मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, कि मेरी वेशभूषा, कि मैं तुम्हारी नज़र की दाद देता हूँ, तुम्हें शाबाशी देता हूँ कि तुम्हारी नज़र कैसी तेज है कि तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं इस प्रदेश का नहीं हूँ, कि और मेरी वेशभूषा ही मुझे यहाँ का निवासी नहीं हूँ इस तरह से मुझे प्रतीत करती है। कालिदास मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं पर को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? ललाट यानी कपाल। देखिए कि कालिदास ने, मैंने तुम्हारी वेशभूषा से नहीं कहा। कालिदास ने दंतुल का जो स्वभाव है, उसका जो उसका बिहेव है, वर्तन है, उससे परिचित होकर उन्होंने कहा कि यहाँ का नहीं है। तो कालिदास ने कि वो तुरंत दंतुल ने जवाब दिया कि आपने क्या मेरे ललाट पे, मेरे कपाल पे लिखा हुआ है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ? तो कि ललाट यानी मस्तक, माथा, तो कि उस पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, कि शायद कि मेरी जो ललाट है उस पर रेखाओं को देखकर तुमने पढ़ा। सामुद्रिक का अर्थ होगा हस्तरेखा, विद्या, जो हाथ देखा जाता है पंडित के द्वारा, देखते ज्योतिषी होता है वो हाथ देखता है,
भविष्य वक्त है, वो सब बात अलग सी है। तो क्या उसका क्या तुम्हें सामुद्रिक ज्ञान भी है, हस्तरेखा देखने का भी ज्ञान है क्या? क्या अभ्यास करते हो? मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है, मल्लिका थोड़ी सी आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? मल्लिका तुरंत दद्दू से कहती, तुम्हें लांछन यानी कि दोष कलंक के इस आदमी पे तुम कलंक लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दद्दू, क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। कि मैं क्षमा चाहता हूं देवी, एक स्त्री का वो सम्मान करता है, मैं तुम्हें क्षमा चाहता हूं देवी, नारी देवी, कि लेकिन मैं कि ये जो हिरण शावक है तुम्हारी बाहों में, वो मेरे बाण से, मेरे तीर से घायल हुआ है, इसलिए वो मेरी संपत्ति है, तुम मुझे उसे लौटा दो, मुझे वापिस कर दो। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आखेट का अर्थ होगा शिकार। कालिदास कहते हैं कि हे राजपुरुष, इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में कि हिरण का शिकार नहीं होता, प्रतिबंध है। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। कि तुम बाहर के हो, तुम जानते नहीं यहाँ के कायदे कानून, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं कि इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम हिरण के बच्चे को यहाँ छोड़ के चले जाओ, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, तुम्हारा अपराध नहीं मानेंगे। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। दंतुल एक राज कर्मचारी, और आज भी हम देखते हैं कि जो राज्य कर्मचारी होता है वो ज़्यादा पावर भी रखता है, उसे ऐसा होता है। लेकिन यहाँ कालिदास अड़ग है, वो डटे हुए हैं, वो अपने सच्चे राह पर है, सच्चे रास्ते पर। इसलिए कालिदास ने कहा, दंतुल कहता है कि क्या राजपुरुष के न्याय का फैसला गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? तो कालिदास को दंतुल कहता है कि ग्रामीण युवक, आज भी हम गांव के लोगों को अनपढ़ और गंवार समझते हैं, लेकिन हमारी भूल है, हम अभिमान में घूमते हैं, गलत बात है। तो कालिदास को उसने कहा कि ग्रामीण युवक, कि तुम गांव के युवक हो और तुम क्या न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास ने जवाब दिया, तो कालिदास एक महान कवि है, तुम्हें सब मालूम है, तो अभी अपनी जो पहचान है उसको छुपा रहे। तो कालिदास ने कहा, मुझे आज मालूम हुआ कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति, उनकी जायदाद है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कि तुम बहुत समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो मुझे, और फिर भी तुम नहीं जानते कि राजपुरुषों के पहचान कितनी होती है, तो वो बहुत दूर तक उनके अधिकार होते हैं, तो उनके अधिकार ज़्यादा होते हैं। चलो मुझे देर हो रही है, जल्दी से मुझे हिरण का बच्चा दे दो, मुझे जाना है। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम हैं, इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। मल्लिका, कालिदास दंतुल से कहता है कि तुम्हें मालूम है, ये हम हिरण का बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। ये पर्वती, जो ये पार्वत्य भूमि है, जो पर्वत की भूमि है, वहाँ के निवासी हिरण के बच्चे, ये जंगली प्राणी हिरण का बच्चा, और हम भी यहाँ के निवासी है, इसलिए हमारी संपत्ति है, तुम इसे लिए बिना यहाँ से चले जाओ। तुम भूल कर रहे हो कि सोच रहे हो कि हम तुम्हें ये दे देंगे, गलत बात है, तुम यहाँ से खाली हाथ लौट जाओ। तो मल्लिका, इस बच्चे को लेकर तुम अंदर जाओ हिरण के, और उसे आस्तरण यानी बिछोने पे उसे आराम कराओ। और उसी समय अंबिका सहसा यानी अचानक प्रवेश करती है। अंबिका, इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुरंत अंबिका कहती है कि ये जो घर के आस्तरण जो है, तल्प यानी सैया, अटारी, आस्तरण यानी बिछोना, पथारी, सैया, अटारी, कि क्या ये हिरण के बच्चों के लिए? मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो ये तल्प और आस्तरण है, जो बिस्तर है, बिछोना है, पथारी है, कि वो मनुष्य के सोने के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। नमस्कार विद्यार्थी।